नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। कनाडा से अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने के भारत सरकार के फैसले पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कनाडा के पीएम ने ताजा हालात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत पर एक बार फिर से झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। ट्रूडो ने दावा किया है कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट सीधे तौर पर शामिल थे। हालांकि भारत कनाडा के ये आरोप नकार चुका है, फिर भी ट्रूडो ने फिर भारत पर ये आरोप लगाए हैं। तो जिस तरीके से भारत ने कड़े कदम उठाए हैं, 6 राजनयिकों को निष्कासित किया है, 19 तारीख के 11:59 से पहले देश छोड़ने के आदेश दिए हैं, साथ ही कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त को वापस बुलाया है, इन सब के बीच जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर से भारत पर बेबुनियाद और झूठे आरोप मढ़ दिए हैं। The government of India, they could engage in supporting criminal activity against Canadians here on Canadian soil. It is absolutely unacceptable for any country, any democracy that upholds the rule of law. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खुफिया जानकारी जुटाने, टारगेट किलिंग, कनाडा के नागरिकों को धमकाने और हिंसा में शामिल होने के झूठ और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के सबूतों का हवाला देते हुए ट्रूडो ने दावा किया है कि कनाडा से निकाले गए भारत सरकार के 6 एजेंट्स उन गतिविधियों में शामिल थे जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं। Took an extraordinary step. They met with Indian officials to share RCMP evidence which concluded 6 agents of the government of India are persons of interest in criminal activities. And despite repeated requests to the government of India, it has decided not to cooperate. Let me be clear. The evidence brought to light by the RCMP cannot be ignored. It leads to one conclusion. It is necessary to disrupt the criminal activities that continue to pose a threat to public safety in Canada. तो प्रधानमंत्री कनाडा के जस्टिन ट्रूडो हैं, वो इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? ये सभी को पता है कि उनका खालिस्तान प्रेम जगता है। तो कनाडा के पीएम का खालिस्तान प्रेम कैसा रहा है, वो आपको विस्तार से हम बता देते हैं। आप देखिए टाइमलाइन। जून 2017 खालिस्तानियों की खालसा डे परेड में जस्टिन ट्रूडो शामिल हुए थे, खालिस्तानी मूवमेंट को आगे बढ़ाने वालों को खुश करने के लिए। जनवरी 2018 कनाडा के गुरुद्वारों में भारतीय अधिकारियों की पाबंदी पर एक बयान उन्होंने जारी नहीं किया। इसके अलावा आगे बढ़ें तो साल 2021 में किसान आंदोलन के वक्त भारत के आंतरिक मामले में दखलंदाजी की थी जस्टिन ट्रूडो ने, और यह भी खालिस्तान प्रेम ही था। इसके बाद बढ़ते साल 2021 में ही भारत के खिलाफ कनाडा के पीएम ने प्रोपेगेंडा चलाया था। ये बात भी खुलकर निकलकर सामने आई थी और ये सिलसिला लगातार चलता जा रहा है, क्योंकि जो खालिस्तानी प्रेम है वो कनाडा के पीएम पर भारी पड़ रहा है। तो ये पूरी तस्वीर बन रही है और हमारे सहयोगी विशाल पांडे जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो लगातार बयानबाजी करते रहे हैं, खालिस्तान प्रेम उनका जगता रहा है, एक बार उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि भारत ने भी सख्त संदेश जारी कर दिया है कनाडा की तरफ। देखिए अवधेश, बिल्कुल, क्योंकि जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं वो अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते, घरेलू राजनीति के चलते भारत पर बेबुनियाद आरोप पिछले साल से लगातार लगा रहे हैं। पिछले साल 18 जून 2023 को अज्ञात लोगों ने खालिस्तानी निज्जर की हत्या कर दी थी, जिसका कनेक्शन ट्रूडो ने भारत के साथ जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन पिछले 1 साल से भारत ने लगातार कनाडा से सबूत मांगे, लेकिन कनाडा अब तक कोई ठोस सबूत देने में नाकाम रहा है। अगर अभी ताजा विवाद देखा जाए तो कनाडा की तरफ से कनाडा के प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है वो ये बयान दिया है कि 6 लोग पब्लिक जिसमें जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। यानी कि निज्जर की जो जांच चल रही है उसमें भारत के जो 6 राजनयिक है उनकी भूमिका वो संदिग्ध अब देख रहे हैं, और ऐसा दावा है ट्रूडो का कि वो भारत के साथ तमाम सबूत साझा कर चुके हैं। लेकिन इस बार फिर से ट्रूडो झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। भारत ने इन तमाम आरोपों को नकारा है, बेबुनियाद बताया है
और भारत ने जब ये कड़ा कदम उठाया, अपने जो उच्चायुक्त है कनाडा में उनको वापस बुलाया और साथ ही जो कनाडा उच्चायोग के यहाँ पर 6 टॉप राजनयिक हैं उनको भारत छोड़ने का आदेश दिया है 19 अक्टूबर तक कि वो भारत छोड़ दें, उन्हें निष्कासित कर दिया है। तो ऐसे जो ताजा हालात बने हैं इसके जिम्मेदार खुद ट्रूडो है, जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते तमाम ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे भारत और कनाडा के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि जो कई वर्षों के संबंध भारत और कनाडा के लोगों के बीच में रहे हैं उसे खराब करने का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो जस्टिन ट्रूडो है, जो कि अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स और अपने घरेलू राजनीति को देखते हुए लगातार इस तरह के कदम उठा रहे हैं जिससे भारत और कनाडा के रिश्तों पर असर पड़ रहे हैं। बिल्कुल विशाल, हमारे साथ आप बने रहिए। एक अपडेट और आ रहा है, आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में झूठे आरोपों से अपनी किरकिरी करा चुका कनाडा हास्यास्पद दावों पर उतर आया है। कनाडा पुलिस ने अपने मनगढ़ंत आरोपों को सही ठहराने के लिए लॉरेंस गैंग का कनेक्शन भारत सरकार के एजेंटों से जोड़ने की कोशिश की है। इससे पहले कनाडा ने आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में भारत और भारतीय उच्चायुक्त को घसीटने की कोशिश की थी, जिसका भारत ने कड़ा जवाब दिया है। To the involvement of agents of the government of India in serious criminal activity in Canada to target members of the South Asian community and specifically members of the pro-Khalistan movement. तो देखिए पूरी तस्वीर बन रही है और जैसा कि विशाल बता रहे थे कि जो घरेलू राजनीति है उसमें फायदा पाने के लिए ट्रूडो लगातार इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। लेकिन अब आपको समझा देते हैं कि पूरी तस्वीर है क्या। पीएम ट्रूडो का जो वोट का लालच है वो आप समझ लीजिए। अगर हम बात करते हैं कनाडा की संसद की तो यहां पर कुल सांसदों की संख्या है 338 और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो संसद में कुल सिख सांसद 18 है। कनाडा की संसद की हम बात कर रहे हैं जो वहां की समीकरण है। कनाडा में सिखों का जो आबादी है वो 8 लाख है लगभग। अल्पमत सरकार चला रही है लिबरल पार्टी और उसी अल्पमत सरकार के बीच न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन से ये सरकार चल रही है, यानी कि समर्थित सरकार है, गठबंधन सरकार है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष है जगमीत सिंह। यहां से आप समझिए पूरी तस्वीर को, खालिस्तानी विचारों से प्रेरित है जगमीत सिंह और इसी वजह से लगातार जो खालिस्तानी समर्थकों के पक्ष में बयानबाजी आती है वो समझा जा सकता है। लेकिन जो पूरी तस्वीर है विस्तार से थोड़ा हम समझ लेते हैं। विशाल लगातार बने हुए हैं। विशाल, अल्पमत की सरकार है, गठबंधन से चलाया जा रहा है, सहयोग से चलाया जा रहा है। यही वजह है कि बार बार जगमीत कि पक्ष पर या उसके इशारे पर या फिर पूरे इस मूवमेंट को समर्थन देने वाले के समर्थन में ट्रूडो खड़े रहते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, अल्पमत की सरकार जस्टिन ट्रूडो चला रहे हैं और अक्टूबर 2025 में कनाडा में आम चुनाव भी होने हैं और ये सारी जो भूमिका तैयार हो रही है वो आम चुनाव को देखते हुए जस्टिन ट्रूडो तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो खालिस्तानी जो आतंकवादी वहां पर है उनकी मदद लेना चाहते हैं, उनका साथ लेना चाहते हैं और भारत लगातार यही बात कहता रहा है कि भारत विरोधी तत्व को पनाह देना कनाडा बंद कर दे और जो इस तरह से भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं उनको शह देना कनाडा बंद कर दे। लेकिन कनाडा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और ये आज की बात नहीं है। हमने देखा इससे पहले जब 2018 में जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे उस समय भी उनका एजेंडा देखा था कि किस तरह से वो अपने एक खास एजेंडे के तहत भारत आए थे और जब 18 जून 2023 की निज्जर की कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या की, जो कि विशुद्ध तौर पर कनाडा की आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है, वो उनकी पुलिस का फेल्योर वहां पर माना जाएगा। लेकिन जो कनाडा के प्रधानमंत्री है, कनाडा की सरकार है, कनाडा के पीएम ने सदन में खड़े होकर भारत पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए थे जिसके सबूत अब तक कनाडा की तरफ से नहीं दिए गए हैं। ये कहा जा सकता है सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स को और ज्यादा मजबूत बनाए रखने के लिए जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ऐसे झूठे और मनगढ़ंत आरोप भारत पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री को शायद इस बात की उम्मीद नहीं रही होगी कि भारत इतनी तेजी से पलटवार करेगा और भारत ने अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला किया है। कनाडा के 6 बड़े राजनयिक को भारत से निष्कासित करने का फैसला किया है और ये कहा जा सकता है कि आज जो कनाडा के साथ संबंध है वो अपने सबसे खराब हालात पे पहुंच चुके हैं और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है।
जी, बहुत धन्यवाद विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अपडेट्स को देने के लिए। तो जिस तरीके से पूरी तस्वीर बन रही है, कनाडा को करारा जवाब भारत की तरफ से दिया गया है। 6 जो राजनयिक हैं उनको देश छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो भारतीय उच्चायुक्त है कनाडा में, उनको भी वापस बुला लिया गया है। और लगातार जो बयानबाजी जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं, उन सब के बीच कई हास्यास्पद दावे भी होने लगे हैं। भारत कनाडा के बीच जो विवाद है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसकी जो कहानी है वो लंबी है। चलिए आपको पूरी टाइमलाइन बता देते हैं। जून 2023 खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या हुई। यहां से चीजें बिगड़ी। कनाडा का भारत पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप सामने आ गया। ये आरोप लगाए गए। भारत ने कनाडा के लिए वीजा सेवाएं रोक दी। भारत की तरफ से कहा गया कि बेबुनियाद चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। भारत ने वीजा सेवाएं बहाल कर दी, बाद में बहाल किया गया, लेकिन जस्टिन ट्रूडो रुके नहीं। कनाडा के आरोप के बाद राजनयिकों को भारत से जाने के आदेश दिए गए, ये तस्वीर बनी। और उसके बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर एक बार फिर से आरोप लगा दिए। उनका आरोप एक बार फिर से भारत पर सामने आ गया और अब भारत की तरफ से भी पलटवार कर दिया गया है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर है, कनाडा के आरोपों पर भारत ने कड़ा कदम उठाया है और भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निकाला है। भारत ने कनाडा से उच्चायुक्त को वापस बुला लिया है। कनाडा के बेबुनियाद आरोपों पर भारत ने ये कदम उठाए हैं। तो भारत ने भी सख्त कदम उठाए हैं, कड़ा पलटवार कर दिया है। भारत ने कनाडा के जो 6 राजनयिक हैं, वरिष्ठ राजनयिक हैं, उनको निकाला है। साथ ही भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को भी वापस बुला लिया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत ने किस तरीके के कदम उठाए हैं और क्या क्या भारत की तरफ से किया गया है। जिस तरीके से पूरे आरोप सामने आए कनाडा की तरफ से, आरोपों पर भारत ने कनाडा को जमकर फटकार लगाई है कि ये जो बेबुनियाद और मनगढ़ंत दावे हैं ये बर्दाश्त नहीं होंगे। कनाडा के सभी आरोप बेबुनियाद भारत की तरफ से बताए गए। इसके अलावा भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निकाला है। 19 तारीख को 11:59 से पहले उन्हें देश छोड़ना होगा। 19 अक्टूबर की रात 12 बजे तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। इससे पहले वो भारत से चले जाएं। भारत ने कनाडा से उच्चायुक्त को भी अपने वापस बुला लिया है और यहां से जो राजनयिक संबंध है उन पर एक करारा पलटवार भारत की तरफ से किया गया। भारत ने कनाडा की सुरक्षा पर भरोसा न होने की बात कही है और इसीलिए अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाया गया है। कनाडा उच्चायोग के प्रभारी डी अफेयर स्टीवर्ट ने विदेश मंत्रालय में मुलाकात के बाद अपनी सफाई दी। To the involvement of agents of the government of India in serious criminal activity in Canada, to target members of the South Asian community, and specifically members of the pro-Khalistan movement. Canada has done what India has long been asking for. Canada has provided credible, irrefutable evidence of ties between agents of the government of India and a murder of a Canadian citizen on Canadian soil. Now it is time for India to live up to what it said it would do and look into those allegations. It is in the interest of both our countries and the peoples of our countries to get to the bottom of this. Canada stands ready to cooperate with India. तो भारत और कनाडा के जो संबंध है इस वक्त निम्नतम स्तर पर है, लेकिन ये तल्खी क्यों बढ़ रही है वो आपको हम बता देते हैं। दरअसल कनाडा ने भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा समेत दूसरे राजनयिकों पर आरोप लगाए। जो पूरा हत्याकांड निज्जर का हुआ था उससे जुड़े होने का आरोप कनाडा की तरफ से लगा दिया गया। निज्जर हत्याकांड में संजय वर्मा को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है। ये एक बड़ी चीज हुई। भारत ने कनाडा के राजदूत को तलब किया था, इस पूरे मामले को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी और इन सब के बीच फिर ये फैसला भारत की तरफ से लिया गया कि जो 6 राजनयिक हैं वो भारत से बाहर जाएंगे और भारतीय उच्चायोग को भी, जो उच्चायोग है वहां से कनाडा से भारत ने वापस बुला लिया। इसके अलावा देखिए, भारत ने कनाडा के सभी आरोप बेबुनियाद बताए हैं। इसके बाद भारत ने कनाडा के बयान को वोट बैंक से प्रेरित बताया है, जो असल में सच सबसे बड़ा यही है। राजनीतिक फायदे के लिए भारत को बदनाम करने की रणनीति बताई गई। चुनाव आने वाले हैं कनाडा में,
भारत ने कहा कि कनाडा ने कोई सबूत पेश नहीं किया है, जबकि वहां से ये दावा किया जा रहा है कि हमने सबूत पेश किया है और अब भारत को करना है जो करे। कनाडा और भारत के बीच में आई तल्खी पर कांग्रेस का बयान भी सामने आ गया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर यह लिखा है कि कांग्रेस आशा करती है, अपेक्षा करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत कनाडा संबंधों के बिगड़ते अत्यंत संवेदनशील और नाजुक मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को विश्वास में लेंगे। तो कांग्रेस की तरफ से ये एक प्रतिक्रिया आई है और जयराम रमेश ने लिखा है कि जिस तरीके से नाजुक मुद्दा है ये दो देशों के संबंध का, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को विश्वास में प्रधानमंत्री लेंगे। तो भारत ने कनाडा को क्या जवाब दिया है, ये पूरी स्थिति भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि अब जो तस्वीर बन रही है इन सब के बीच भारत ने कहा है कि निरर्थक आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं, इसे ट्रूडो प्रशासन की वोट बैंक की राजनीति के एजेंडे से प्रेरित मानती है। पीएम ट्रूडो ने सितंबर 2023 में जो आरोप लगाए थे उसके संदर्भ में अभी तक एक भी सबूत भारत सरकार को उपलब्ध नहीं कराए गए। ये भारत का जवाब है कनाडा को। आगे जवाब में कहा गया है कि अभी जो नया कदम उठाया गया है उसके पीछे भी कोई सबूत नहीं है। ऐसे में इस बात में कोई संदेह नहीं कि उक्त कदम भारत की छवि को नुकसान पहुंचाकर राजनीतिक लाभ के मकसद से उठाया गया ये कदम है। तो कुल मिलाकर भारत ने भी तस्वीर साफ कर दी है कि अगर किसी भी तरह के फायदे के लिए कनाडा या फिर जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, भारत की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया जाएगा। और पलटवार ये है कि 6 राजनयिक जो है कनाडा के, उनको भारत छोड़ने के आदेश दे दिए गए। बड़ी खबर आ रही है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर। फरार शुभम लोनकर से सलमान मामले में पूछताछ हुई थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सलमान खान के घर फायरिंग का जो मामला था उसमें शुभम लोनकर से पूछताछ हुई थी और पूछताछ के बाद शुभम को छोड़ दिया गया था, ये भी सूत्र बता रहे हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शुभम का भाई प्रवीण गिरफ्तार हुआ है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड के मामले में कि जो फरार शुभम लोनकर है, सलमान मामले में इससे पूछताछ हुई थी, उसके बाद इसे छोड़ा गया था। ये देखिए दूसरी तस्वीर, यहाँ पर रोड पर भी जो गाड़ियाँ हैं, रोड पर भी जो चीज़ें हैं वो जलाई गई हैं। सामने की तस्वीर आप एबीपी न्यूज़ पर देखिए और इसमें गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ियाँ जो हैं आगजनी कर दी गई हैं। गाड़ियाँ धू कर पूरी तरीके से यहाँ जल रही हैं। ये हीरो का नेशनल ऑटो सेल्स की दुकान है। ये दुकान में, इस घर में भी आग लग सकती है। देखिए आवाज़ आ रही है, किस तरह से विस्फोट हो रहा है, इस कार में आवाज़ आ रही है। लखनऊ सेवा हॉस्पिटल की आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर तमाम जो दवा की चीज़ें हैं वो पड़ी हुई थी। उन दवा की चीज़ों को आग लगा दिया गया। तमाम जो दवाइयाँ थी उनमें आगजनी कर दी गई है। अंदर चले जाओ, अंदर। सभी के जहन में यही सवाल है कि बहराइच में आग किसने लगाई। उत्तर प्रदेश का बहराइच हिंसा की आग में जल उठा। तस्वीरें देखने के बाद देश के आम नागरिक के मन में सिर्फ एक सवाल है कि बहराइच को हिंसा के हवाले किसने किया। रविवार को दुर्गा विसर्जन करने के लिए भीड़ निकली थी। बताया जा रहा है कि जुलूस निकालते वक्त डीजे बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और फिर ये विवाद इतना बढ़ा कि समुदाय विशेष की तरफ से की गई गोलीबारी में राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक की मौत हो गई। और उसके बाद जो हो रहा है वो सबके सामने। रविवार शाम को सूरज डूबने के बाद और अंधेरा होने के पहले यूपी का बहराइच हिंसा की लपटों में लाल दिखाई देने लगा था। दुर्गा मां की विसर्जन यात्रा में शामिल लोग गले में और सिर पर लाल चुनरी लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। दुकानें और गाड़ियां आग के हवाले की जाती रही और आखिर में पुलिस ने जब लाठी चार्ज करके उपद्रवियों को खदेड़ा तो हिंसा काबू में आई। ये एक पंचर की दुकान थी
जिसको अराजक तत्वों ने जिसको आग लगा दी। आप देखिए अभी भी ये रात का तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का जो वक्त है वो है और अभी भी यहाँ पर जो धुआं है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। सामने की तरफ में ये पंचर की दुकान, ढेर सारे जो टायर हैं वो थे और इसके साथ ही अन्य सामान पंचर की दुकान पर था वो पूरी तरीके से धू कर जला है और अभी सब कुछ राख में कहीं ना कहीं तब्दील हो गया है। मैं वहीं था, गोलियां चल रही थी तब मैं वहीं था। क्या हुआ, कितने बजे घटना थी? घटना लगभग 4:30 से 5 के बीच की थी। हम लोग इधर से अपनी प्रतिमाएं लेकर जा रहे थे। कुल कितनी प्रतिमाएं रही होंगी? कुल प्रतिमाएं लगभग 15 थी। अच्छा। वो वहाँ चौराहे पे हम लोग प्रतिमाएं लेकर जा रहे थे तो उन लोगों के द्वारा छोटे छोटे पत्थर हमारी प्रतिमाओं पर फेंके गए। ये देखिए ये सड़कों पर जो टीन शेड हैं उसको कैसे तोड़फोड़ किया गया है। जो टीन शेड हैं वो नीचे गिर गई है। यहाँ पे जो मेज रखी हुई है, टेबलें रखी हुई हैं वो देखिए कैसे नालियों में पड़ी हुई हैं। ये जो पानी की जो बोतलें हैं, टैंकरें हैं वो यहाँ पर नीचे आपको पड़ी हुई दिखाई देंगी। ये जो ईंट पत्थर हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठे कहीं ना कहीं एक साथ दिख रहे हैं। और वहीं ये जो सामने की गाड़ी आप देखिए UP 40 T 1377 ये जो गाड़ी है इसको पूरी तरीके से चारों तरफ से इसके जो सारे शीशे हैं वो उपद्रवियों ने तो। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि विसर्जन यात्रा के वक्त रविवार शाम को जिस बहराइच में हिंसा भड़की उसे अगली सुबह भी शोलों से नहीं बचाया जा सका है। ये देखिए दूसरी तस्वीर, यहाँ पर रोड पर भी जो गाड़ियाँ हैं, रोड पर भी जो चीजें हैं वो जलाई गई हैं। हिंसक भीड़ ने गाड़ी के शोरूम को आग के हवाले कर दिया। ये देखिए दुकान का बेसमेंट है उसमें ये आगजनी की गई है। ये नेशनल ऑटो सेल्स है, इसमें देखिए नीचे जो चीज़ें रखी हुई थी उसमें ये आगजनी कर दी गई है। सामने की तस्वीर आप ABP न्यूज़ पर देखिए और इसमें गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां जो हैं आगजनी कर दी गई हैं। गाड़ियां धू कर पूरी तरीके से यहाँ जल रही हैं। ये हीरो का नेशनल ऑटो सेल्स की दुकान है। गाड़ियाँ जो जलाई गई हैं उसमें पेट्रोल भी पड़ा हुआ है। कई ऐसी गाड़ियाँ जो ये यूज़ वाली गाड़ियाँ। गुस्साई भीड़ ने लखनऊ सेवा हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ा। लखनऊ सेवा हॉस्पिटल की आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर तमाम जो दवा की चीजें हैं वो पड़ी हुई थी। उन दवा की चीजों को आग लगा दिया गया। तमाम जो दवाइयाँ थी उनमें आगजनी कर दी गई है। ये देखिए कैसे दवाइयों को फूंक दिया गया है। डॉक्टर हाजी एम रजा का जो जनरल फिजिशियन है उनका ये हॉस्पिटल है। उनके हॉस्पिटल की जो अंदर की पूरी तस्वीर है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अंदर भी हम चलने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है वो हुआ है। यहाँ पर देखिए जो कुर्सियाँ रखी हुई हैं वो भी पूरी तरीके से धू कर जल रही। इधर देखिए और एक बार इधर की नीचे की तस्वीरें देखिए। ये अंदर जो हॉस्पिटल था वहाँ पर पूरा धुआं काफ़ी ज़्यादा यहाँ भर गया है। बहराइच में दोबारा हिंसा भड़कने की खबर ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया और हिंसा को काबू करने के लिए राजधानी लखनऊ से सीनियर अफसर को मौके पर भेजने के निर्देश सीएम ने दिए। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये कोई और नहीं बल्कि स्पेशल टास्क फोर्स के मुखिया और ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश हैं, जो हाथ में रिवॉल्वर लेकर दंगाइयों को खदेड़ रहे थे। सामने मैं आपको दिखाऊं वो आपको जो वर्दी में ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और वो इस मौके का मुआयना कर रहे हैं। क्राइम सीन का भी अभी उन्होंने मुआयना किया है। टीयर गैस रेडी रखिए, टीयर गैस को फायर करने के लिए रेडी रखिए। सिर्फ अमिताभ यश ही नहीं बल्कि गृह सचिव संजीव गुप्ता भी बहराइच में मौके पर पहुंचे। ये देखिए यहाँ पर भी जो गाड़ियां हैं उनको जलाया गया है। यहाँ पर 2 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, एक मारुति गाड़ी है और एक महिंद्रा की गाड़ी है। उसको देखिए पूरी तरीके से यहाँ जला दिया गया है। इन दुकानों को सुबह जब हमने देखा था तो ये दुकानें बंद थी, पर उसके बाद जब भीड़ यहाँ पर मौके पर आई तो भीड़ ने इन दुकानों को, शटरों को कहीं ना कहीं खोला है और उसके बाद इनमें चीज़ें खराब की हैं। ये देखिए जिंदल वर्क्स की ये दुकान है जहाँ से भी इसको काफ़ी सामान यहाँ से निकाला गया है, तहस नहस किया गया है। 30 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि बहराइच को किसने जलाया? बहराइच को बार बार जलने से रोका क्यों नहीं जा सका? हिंसा भड़कने के बाद भी पुलिस ने पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए थे? क्या बहराइच की हिंसा सोची समझी साजिश का हिस्सा है? एक एक घर में अगर तलाशी होगी या बुलडोजर चलेगा तो आप लोगों को भी
मालूम हो जाएगा, प्रशासन को भी मालूम हो जाएगा कि ये लोग किसके बल पे कूद रहे हैं। हिंसा की इनसाइड स्टोरी को समझने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। रविवार को शाम करीब 4 बजे का वक्त हो रहा था जब विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी। बताया जा रहा है कि बवाल शोभा यात्रा के दौरान बजाए जा रहे डीजे को लेकर शुरू हुआ था। मामला ये हुआ कि गाना बज रहा था, रिंकू निकले, उनके दरवाजे पे जैसे आगे जाम लग गया, गाड़ी खड़ी हो गई, बाजा बज रहा था। वो रिंकू आया, कहा कि बाजा बंद कर लीजिए, तो कहे भाई साहब क्यों बंद कर लें? कहे नहीं, हमारे दरवाजे पे बाजा नहीं बजेगा। तो वो ट्राली वाला कहा कि क्यों नहीं बजेगा, आपके जुलूस में हम लोग इंटरफेयर तो किए नहीं, आप बाजा बंद करते हो कि गोली मार दूं मैं। विसर्जन यात्रा में शामिल भीड़ का दावा है कि दूसरे समुदाय के पास भारी मात्रा में हथियार था। माता जी के भक्त थे तो अपनी माता जी को लिए विसर्जन के लिए जा रहे थे। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था कि हम उनसे भिड़ पाए। उनके पास एक से असलहे थे। जब उन्होंने खेदा है वहाँ पर तो कम से कम इतनी असलहे जो हमने कभी जीवन में नहीं देखा था, उस तरह के असलहे उनके पास थे। एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय आपको ग्राउंड जीरो से वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर हिंसा भड़की और राम गोपाल मिश्रा पर गोली चलाई गई। ये इंडियन बैंक है जिसके सामने जो कहीं ना कहीं एक लैंडमार्क है, जिसके सामने ये पूरी की पूरी घटना जो है वो हुई है। इलाहाबाद बैंक के सामने, इंडियन बैंक के सामने एक पूरी जो घटना है वो हुई है। और जो एक युवक की मौत हुई है, उस युवक की मौत इसी घर में हुई है। लोगों के अनुसार जो रामगोपाल था उसको यहाँ के जो लोग थे उन्होंने इसी घर में उसको खींच करके अंदर ले गए और उसके बाद अंदर ले जाकर के उसको गोलियों से भूना है। यहाँ देखिए जो क्राइम सीन है उसका कहीं ना कहीं जो बैरिकेड है वो भी लगा हुआ है। तो सवाल हर तस्वीर को देखने के बाद यही उठ रहा है कि बहराइच को किसने आग लगा दी और ये आग बुझेगी कैसे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।